नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में होंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बताएंगे आपको बिजनेस और खेल जगत से जुड़े समाचार भी। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। निर्यात के मोर्चे पर अच्छी खबर। सितंबर में 4.82% बढ़ा निर्यात। व्यापार घाटा बढ़कर 25 अरब डॉलर के पार। सर्विस एक्सपोर्ट में 19% की तेजी का अनुमान। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। कानून मंत्रियों और सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे संबोधित। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बैठक प्रधानमंत्री करेंगे अध्यक्षता। अगले 25 वर्ष के लिए तय होंगे लक्ष्य। यूक्रेन की लामबंदी 2 सप्ताह में हो समाप्त। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान। कहा, यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर नए हमले की जरूरत नहीं। तुर्की में कोयला खदान में विस्फोट, 20 से ज्यादा की मौत। खदान में फंसे 50 लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महिला एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज। भारत और श्रीलंका के बीच होगी भिड़ंत। बांग्लादेश के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानून मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन गुजरात के कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। सम्मेलन के जरिए नीति निर्माताओं को भारतीय कानूनी और न्यायिक प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही इस सम्मेलन के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, नए विचारों का आदान प्रदान करने और अपने आपसी सहयोग में सुधार करने में सक्षम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में अगले 25 वर्ष के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे। विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व श्रेणी का संस्थान है। इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। वर्ष 2019 में इसका गठन किया गया था। बैठक में संगठन के कार्यों की समीक्षा किए जाने और आगे के रास्तों पर विचार होने की उम्मीद है। बैठक में कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, एनटीपीसी, बीएचईएल, गेल, HAL सहित कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अध्यक्ष, सह प्रबंध निदेशक भी हिस्सा लेंगे। इसमें 12 शिक्षाविद और वैज्ञानिक भी शामिल हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 1 दिवसीय जयपुर दौरे पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र ट्रस्टियों के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के 25वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। गुजरात दौरे के तीसरे दिन शुक्रवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गांधीनगर में उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता पर हुए एक कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर में किया गया था। इस मौके पर उन्होंने कानून और पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न स्टार्टअप और उद्यमियों को सम्मानित किया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में गेम चेंजर करार दिया। कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा में निवेश न सिर्फ वर्तमान में सुधार करता है, बल्कि इससे भविष्य में भी सुधार आता है। Massive effort had gone into it. All stakeholders were involved, and we had evolution after decades of a policy that meets our requirements. It will be a game changer. It has been adopted by most states. I am sure it is a matter of time when the entire country will adopt new education policy. It is not a partisan policy. It is not a government policy. It's a national education policy. कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में विभिन्न शैक्षिक परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।
उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट अहमदाबाद में ड्रोन प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र का भी वर्चुअल तरीके से शुभारंभ किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज दोपहर दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर जाएंगे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष मंदिर में भगवान स्वामी नारायण के दर्शन करेंगे और स्वामी महाराज बापा जी से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि तनावपूर्ण और अनिश्चित भू राजनीतिक संकट सर्दियों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस आपूर्ति में नई चिंताओं को पैदा कर सकता है। वित्त मंत्री ने आईएमएफ और विश्व बैंक की विकास समिति की बैठक में विश्व बैंक समूह को संसाधन जुटाने के लिए अभिनव तरीके तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी पहलुओं और सरकार के संरचनात्मक सुधारों के आधार पर भारत के आर्थिक दृष्टिकोण पर आशा व्यक्त की। आईएमएफ मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति के प्लेनरी सेशन में वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में बनी रहेगी और वित्त वर्ष 2022-23 में 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने विकसित देशों से विकासशील देशों को क्लाइमेट फाइनेंस और कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के महत्व पर भी बातचीत की। आईएमएफ की बैठक से इतर केंद्रीय वित्त मंत्री ने ईयू कमीशन के पाओलो जेंटिलोनी से भी मुलाकात की। बैठक में 2023 में भारत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के दौरान ग्लोबल इकोनॉमी और भारत यूरोपीय संघ के सहयोग को आगे बढ़ाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने बहुपक्षीय विकास बैंकों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की ताकि वे जरूरतमंद देशों की मदद कर सकें। वित्त मंत्री ने आईएमएफ न्यूज की एफडीएमडी गीता गोपीनाथ से भी मुलाकात की। उन्होंने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा मुद्दों, वैश्विक ऋण कमजोरियों, जलवायु मामलों, डिजिटल असेट्स और आगामी G20 इंडिया प्रेसिडेंसी सहित वर्तमान वैश्विक मामलों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। उत्तर प्रदेश में डेंगू बुखार के लगातार बढ़ने की स्थिति पर केंद्र सरकार चिंतित है। केंद्र सरकार ने इसके लिए डॉक्टर वीके चौधरी के नेतृत्व में एक 6 सदस्यीय टीम रवाना की है। 6 सदस्यीय हाई लेवल टीम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक डेंगू प्रभावित जिलों फिरोजाबाद, आगरा और इटावा के हालातों का जायजा लेगी। उत्तर प्रदेश के लिए 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र और डॉक्टर RML अस्पताल नई दिल्ली के विशेषज्ञ शामिल हैं। ये टीम राज्य के स्वास्थ्य विभागों के साथ मिलकर काम करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले प्रदेश में डेंगू से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। किसी भी क्षेत्र में डेंगू का एक भी रोगी मिलने पर आसपास के 60 घरों में स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोएडा में रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक के 15 घर खरीदारों को IRP द्वारा जमा किए गए 1 करोड़ रुपए से अनुपात के आधार पर पैसा वापस किया जाए। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने निर्देश दिए हैं कि IRP द्वारा 8 दिसंबर तक 1 करोड़ रुपए और जमा किए जाएं और 15 घर खरीदारों को वितरित किए जाएं। शीर्ष अदालत ने मामले को फिर से सुनवाई के लिए 13 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और खेल समाचार भी। बने रहिए हमारे साथ। I would say, as a personality, yes, he's a no-nonsense man, understands the larger picture extremely well, and is not afraid of speaking his mind. We have somebody who is now the CDS, who the considered opinion in informed military circles is, with his vast experience in different fields and different walks of life, his understanding as the military advisor to the NSA, his understanding of larger than just the military or the MOD things,
India's External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, has just completed a visit to Australia, where he attended the annual Foreign Ministers Framework Dialogue, the central mechanism for advancing the bilateral agenda. Dr. Jaishankar's visit was incredibly important to continuing to build trust and confidence in the Australia-India relationship, but especially since the election. In the case of India and Australia, there's both a commonality of interests, but also values, but also multiculturalism. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले आइए एक नजर डालते हैं टॉप 10 हेडलाइंस पर। हाटी आभार रैली के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिरमौर के सतोन में पहुंचेंगे और जनसभा को करेंगे संबोधित। इस आभार रैली में हाटी समुदाय के लगभग 40,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। शहीद हुए नायकों को श्रद्धांजलि देने और सेवाओं के बीच एकजुटता को उजागर करने के लिए नई दिल्ली में ट्राई सर्विस बैंड सिम्फनी एक शाम देश के नाम का आयोजन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय दौरे पर मिस्र जाएंगे। इस दौरान अफ्रीकी देश और भारत के बीच गठजोड़ को मजबूत बनाने के नए रास्तों पर चर्चा करेंगे। जयशंकर की विदेश मंत्री के रूप में मिस्र की यह पहली यात्रा होगी। मिस्र की अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर अपने समकक्ष सामेह शौकरी के साथ आपसी हितों से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज IARI पूसा दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और रसायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त कार्यक्रम के बारे में मीडिया को जानकारी देंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय आज से वित्तीय समावेशन के लिए विशेष अभियान शुरू करेगा। इस अभियान के माध्यम से सरकार किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज का विस्तार करेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान इसके अंतर्गत आ सके। दिल्ली सरकार अपने वृक्षारोपण अभियान के दूसरे चरण की आज शुरुआत करेगी। ये चरण यमुना के बाढ़ के मैदानों में पौधे लगाने पर केंद्रित होगा। इसके अंतर्गत सरकार ने इस साल 42 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। भारतीय सेना अग्निपथ योजना के तहत आज से 31 अक्टूबर 2022 तक तेलंगाना के श्री वेंकटेश्वर डिग्री कॉलेज ग्राउंड सूर्यपेट में उम्मीदवारों को सेना में भर्ती करने के लिए भर्ती रैली का आयोजन करेगी। सुप्रीम कोर्ट 6 दिसंबर को इस बात की समीक्षा करेगा कि चुनावी बॉन्ड योजना के जरिए राजनीतिक दलों को निधि प्राप्त करने की अनुमति देने वाले कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की वृहद पीठ सुनवाई की जानी चाहिए या नहीं। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल इस साल दिसंबर या जनवरी में उपलब्ध हो सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार एथेनॉल उत्पादन की लगातार समीक्षा कर रही है। और ओपेक महासचिव हैथम अल घैस वैश्विक तेल मुद्दों और मध्यम और दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए आज से 17 अक्टूबर तक अल्जीरिया का दौरा करेंगे। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक विभाजनकारी लामबंदी को समाप्त करने का वादा किया है। इसी के साथ रूसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि रूस के पास इस हफ्ते होने वाले बड़े हवाई हमलों के लिए फिलहाल कोई योजना नहीं है। आपको बता दें कि रूस ने हाल ही में पूरे यूक्रेन में 100 से अधिक लंबी दूरी की मिसाइलें दागी थी। पुतिन ने 3 हफ्ते पहले लामबंदी के आदेश दिए थे, जो रूसी युद्ध के मैदान में हार की प्रतिक्रिया का हिस्सा था। उसने 4 आंशिक रूप से कब्जे वाले यूक्रेनी प्रांतों के विनाश की भी घोषणा की और परमाणु हथियारों का उपयोग करने की धमकी दी। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और चीन को निकट सहयोगी और साझेदार के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने कहा कि 2 एशियाई दिग्गजों ने हमेशा बातचीत शुरू करने और यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की आवश्यकता के बारे में बात की। आपको बता दें कि पुतिन का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए एक शिखर सम्मेलन के दौरान आज का युग युद्ध का नहीं है वाली बात के लगभग 1 महीने बाद आया है।
ब्रिटेन ने जानकारी दी कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में कुछ बढ़त हासिल की है, लेकिन दक्षिण में उसकी पकड़ ढीली हुई है। यूक्रेनी सेना को दक्षिणी मोर्चे पर मिली सफलता से रूसी खेमे में चिंता बढ़ गई है और उसने आंशिक रूप से कब्जे वाले खेरसॉन क्षेत्र के उन लोगों को निशुल्क आवास का वादा करना शुरू कर दिया है जो वहां से रूस जाना चाहते हैं। रूसी उप प्रधानमंत्री मरात खुशनुलीन ने यह घोषणा की है। मरात के ऐलान से पहले खेरसान के रूस समर्थित नेता व्लादिमीर साल्दो ने क्रेमलिन क्षेत्र के 4 शहरों से निवासियों को निकालने के लिए कहा था। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जिन इलाकों पर रूस का कब्जा था वहां के लोगों से रूसी अधिकारियों ने इलाका खाली कराने को कहा है। ब्रिटिश खुफिया अपडेट के मुताबिक प्राइवेट रूसी सैन्य कंपनी वागनर ग्रुप ने दक्षिण के अपटाइन और इवानग्राद पर कब्जा कर लिया था। उधर अमेरिका ने इस हफ्ते यूरोपीय सहयोगियों से सहायता से घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडेन प्रशासन यूक्रेन को हथियारों और अन्य सैन्य सहायता के लिए $725 मिलियन का एक नया पैकेज भेजेगा। तुर्की में कोयला खदान के अंदर हुए विस्फोट के कारण कम से कम 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस धमाके में 28 लोग घायल भी हुए हैं। वहीं देश के गृह मंत्री सुलेमान सोयलू ने जानकारी दी है कि करीब 50 लोग अभी भी खदान में फंसे हुए हैं। उन्हें बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि विस्फोट काला सागर के तटीय प्रांत बाटिन के अमासरा शहर में सरकारी स्वामित्व वाली टीटी के अमासरा मुसे से मुर्दुलुगु खदान में हुआ। सरकार के मुताबिक विस्फोट के समय खदान के अंदर करीब 110 लोग मौजूद थे। उन्होंने इस विस्फोट की वजह कोयला खदानों में पाई जाने वाली ज्वलनशील गैसों को बताया है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि संकटग्रस्त श्रीलंका को द्वीप राष्ट्र के विकास के लिए भारत के साथ सहयोग करना होगा। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने यह रेखांकित करते हुए देशों को भी उत्तर पूर्वी तट में त्रिंकोमाली बंदरगाह विकसित करने के लिए हाथ मिलाना होगा, ऐसा बयान दिया। आपको बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति जिले के एकीकृत विकास योजना का निरीक्षण करने के लिए त्रिंकोमाली के पूर्वी बंदरगाह जिले का दौरा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बात कही। उधर पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित पंजाब निस्तार अस्पताल की छत पर 500 शवों का ढेर लगा मिला। खबरों की माने तो हॉस्पिटल की छत पर मिले सभी शवों में चीर-फाड़ की जा चुकी है। इन शवों से अंग भी गायब हैं। कुछ शवों के सीने खुले हुए हैं। इस बारे में अब तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो इन शवों का उपयोग मानव अंगों की तस्करी के लिए किया जा रहा था या फिर इन पर चिकित्सा प्रयोग किया गया होगा। निस्तार मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने कहा कि इन शवों का उपयोग चिकित्सा प्रयोगों के लिए किया जा रहा था। इन सभी शवों पर चिकित्सा प्रयोग पहले ही किया जा चुका है। एक रिपोर्ट में शवों की संख्या केवल 7 बताई गई है। दक्षिण कोलंबिया में नदी पार करने के दौरान एक नाव डूबने से कम 9 छात्रों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक नोम पेन्ह के दक्षिण पूर्व में मेकांग नदी पार करने के दौरान हुए इस हादसे के बाद 2 छात्रों और 2 नौका चालकों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 2 छात्र अब भी लापता हैं। नौका में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। किसी के पास लाइफ जैकेट नहीं थी। नदी में एक टापू पर रहने वाले 12 से 14 साल के छात्र बारिश के दिनों में बाकी ग्रामीणों की तरह ही परिवहन के लिए नाव का उपयोग करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की खबरों पर बिजनेस बस के जरिए। देश के निर्यात में सितंबर महीने में इजाफा हुआ है, ये एक अच्छी खबर है। वहीं आयात में भी सालाना आधार पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश का निर्यात सितंबर में 4.82% बढ़कर 35.45 अरब डॉलर का हो गया है। इस दौरान व्यापार घाटा भी बढ़कर 25.71 अरब डॉलर पर आ गया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने शुक्रवार को आंकड़े जारी कर दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर माह 2022 में देश का आयात सालाना आधार पर 8.66% बढ़कर 61.61 अरब डॉलर हो गया है। और अक्टूबर की शुरुआत में गेहूं का सरकारी भंडारण बफर मानक स्तर से 11% अधिक होकर 227.46 लाख टन पर पहुंच गया है।
खाद्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। वहीं धान का भंडार 1 अक्टूबर तक 283.9 लाख टन हो गया, जो कि बफर भंडारण के निर्धारित मानक के दुगने से भी अधिक है। गेहूं की सरकारी खरीद में गिरावट आने से सरकार ने इस खाद्यान्न के निर्यात पर रोक लगा दी। घरेलू स्तर पर गेहूं की उपलब्धता बनाए रखने और बढ़ती कीमत पर काबू पाने के लिए सरकार ने निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया था। गेहूं की नई फसल के लिए बुवाई की शुरुआत होने वाली है। तय मानकों के मुताबिक सरकार को अपने बफर भंडार में 205.2 लाख टन गेहूं और 102.5 लाख टन धान का स्टॉक 1 अक्टूबर तक रखना होता है। और अब बात खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की। बांग्लादेश में चल रहे महिलाओं की एशिया कप का आज फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। एशिया कप का ये फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका की महिला टीम के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कोशिश है इस मुकाबले को जीतकर 7वीं बार एशिया कप जीतने की होगी। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में मेजबान भारतीय फुटबॉल टीम को मोरक्को के हाथों 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। लगातार दूसरे मैच में हार के साथ भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल की रेस से बाहर हो गई है। इससे पहले ग्रुप ए में मंगलवार को अमेरिका ने 8-0 से पराजित किया था। पहली बार वर्ल्ड कप में खेल रहे मोरक्को की ओर से इल मदानी ने 50वें मिनट में, यास्मीन जोहीर ने 61वें मिनट में और शरीफ जनेह 91वें मिनट में गोल किए। भारतीय टीम को मेजबान के रूप में पहली बार फीफा विश्व कप में खेलने का मौका मिला। अब भारतीय टीम को अंतिम ग्रुप मैच में 17 अक्टूबर को ब्राजील से खेलना है। मोरक्को अभी क्वार्टर फाइनल की रेस में बनी हुई है, उसके 3 अंक हो गए हैं। और इसी के साथ टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 15 अक्टूबर की तारीख के इतिहास के साथ। आप देखते रहिए सनसद टीवी, तब तक के लिए नमस्कार। 15 अक्टूबर साल 1931 को भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। वे देश के पहले ऐसे गैर राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति रहे जिनका राजनीति में आगमन विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के कारण हुआ। भारत की अग्नि मिसाइल को उड़ान देने वाले कलाम विज्ञान के क्षेत्र से सीधे राजनीति के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। डॉक्टर कलाम को भारत सरकार द्वारा 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद वे पहले एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न मिलने का सम्मान राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही प्राप्त हो गया। 15 अक्टूबर साल 1949 को त्रिपुरा रियासत का भारत संघ में विलय हुआ। भारतीय संघ में विलय होने तक त्रिपुरा एक रियासत थी। त्रिपुरा के अंतिम महाराजा वीर विक्रम सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी महारानी कंचन प्रभा ने त्रिपुरा राज्य की बागडोर संभाली थी। उसके बाद उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अनुसार साल 1972 में त्रिपुरा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। महारानी कंचन प्रभा ने त्रिपुरा राज्य का भारतीय संघ में विलय करने में सहायक की भूमिका निभाई। 15 अक्टूबर साल 1961 को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का निधन हुआ। वे साहित्य के छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक थे। निराला जी एक लेखक, कहानीकार, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और संपादक रहे। उन्होंने गरीब और शोषित वर्ग के प्रति हो रहे अन्याय पर अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन निराला जी अपनी कविताओं के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुए।